नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 2021 का पेपर है उसके सॉल्यूशंस को लेकर, और ये शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। तो आइए और समय ना वेस्ट करते हुए चलते अपने पहले प्रश्न के ऊपर। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। मतलब भारत में जो चारों शासक आए थे जो किसी काल खंड में भारत के ऊपर राज किए थे, तो इनके आने का जो सही समय क्या था आपको एक सीरीज़ में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ये दोनों जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के टाइम के लीडर हैं, और ये जो हैं शेर शाह सूरी और अकबर ये दोनों मुग़ल काल के समय के हैं। तो पहले तो दिल्ली सल्तनत आया था। दिल्ली सल्तनत का अगर आप टाइम देखें तो वो है 1290 से 1526। 1526 के बाद आ गया था मुग़ल काल। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले आप इल्तुतमिश का देख लीजिए कि इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो था 1211 में, और अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 में, अकबर का था 1556 में, शेर शाह सूरी का था 1540 में। हुमायूं के समय में एक अफ़गानी लीडर शेर शाह सूरी यहाँ पे आक्रमण करके सत्ता छीन लिया था, और 5 साल तक शेर शाह सूरी राज किया था 1540 से। अकबर 1556, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी डायनेस्टी से था ये आया था 1296 में, और इल्तुतमिश का मैंने आपको बता दिया ये था 1211 में। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले 1211 है, फिर 1296 है, मतलब डी और सी, तो चौथा और तीसरा यही ऑप्शन से शुरुआत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आया था इल्तुतमिश, फिर आया था खिलजी, फिर आया था शेर शाह सूरी, और तब आया था अकबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे बंगाल का पूछा जा रहा है, इंडिया का नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो था ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बना था 1774 में। 1773 में एक आया था एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसी के तहत ये 1774 में बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि इसी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था विलियम जोन्स के साथ मिलकर। कब किया था ये गठन? 1784 में। ये अक्सर पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1784 में, और इसे गठन किया था वॉरेन हेस्टिंग ने विलियम जोन्स के साथ मिलकर। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो हुआ था 1825 में, और इन्हें INC का 3 बार प्रेसिडेंट बनाया गया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, लेकिन INC इसका नाम तो पड़ा 1885 में। इसके पहले 1884 में जो पहले जो गठन हुआ था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसका यही नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया कि इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया तब फिर इसका पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। मुंबई में हुआ इसका पहला अधिवेशन, जिसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे पहले अधिवेशन में। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में। चरक संहिता संबंधित है किससे। तो चरक संहिता एक वर्क है, एक बुक है, ये किससे संबंधित है। पॉलिटी से है, मेडिसिन से है, आर्किटेक्चर से है या मैथमेटिक्स से है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मेडिसिन से संबंधित है, और इसे लिखा है आचार्य चरक जी ने। आचार्य चरक जी के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन।
फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने जो लिखा है चरक संहिता, इस चरक संहिता को कहा जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा। चरक संहिता को कहा जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा, और आचार्य चरक जी को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, या तिलक और औरोबिंदो घोष? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इन्हीं दोनों के अध्यक्षता में 2 होम रूल लीग की गठन हुई थी, और वो हुई थी 1916 में। तो जो इसमें पहला होम रूल लीग था वो हुआ था अप्रैल 1916 में, जिसे गठन किए थे लोकमान्य तिलक जी, और ये हुआ था बेलगाम में, बेलगाम जो कि कर्नाटका में वहाँ हुआ था। और दूसरा होम रूल लीग गठन हुआ था सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में, जिसका गठन किए थे एनी बेसेंट जी, और ये हुआ था मद्रास में। तो आप लोग जगह का भी नाम याद रखें कि जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी, ये किए थे अप्रैल में पहले किए थे, और ये हुआ था बेलगाम कर्नाटका में। और सितंबर 1916 में जो हुआ वो एनी बेसेंट की थी, और ये हुआ था मद्रास में। अब बात करते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी थे 17वीं सेंचुरी में, तो यही पूछ रहे 17वीं सेंचुरी में कौन से संत थे जो कि इन्हीं के समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे? तो तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, या शंकराचार्य जी थे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुकाराम जी जो संत थे वो शिवाजी के समकालीन थे। और ये एक हिंदी के कवि भी थे, हिंदी के कवि थे, और ये जो संत थे वो भक्ति मूवमेंट के थे, भक्ति मूवमेंट के थे महाराष्ट्र में। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आप ध्यान में रखिएगा। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 261, तो BC 261 में कलिंगा वार हुआ था, बिल्कुल ये सही है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको नहीं है वो बताना है। AD 78 कमेंसमेंट ऑफ साका एरा, साका एरा यहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी बिल्कुल सही है। AD 622 कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम एरा, मुस्लिम एरा की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। AD 1709 1709 डेथ ऑफ औरंगजेब, ये गलत है क्योंकि औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जोड़ा सही नहीं है। 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। करो या मरो, डू और डाई, ये नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत ही फेमस नारा है, और ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। कुछ और नारे अगर हम लोग देख ले तो जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये दिए थे भगत सिंह, ये दिए थे भगत सिंह। और देखें स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कौन दिए थे? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। अगर ये देखें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये दिए थे इकबाल जी ने। तो ये कुछ नारे आप ध्यान रखिएगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 9वां, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? अब हुआ क्या था कि 1938 में जब INC का चुनाव हुआ था तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत लिया था, और ये हुआ था हरिपुरा में। तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1939 में फिर से जब चुनाव हुआ तो फिर से सुभाष चंद्र बोस जी लड़े और वो फिर से जीत गए। त्रिपुरा में ये हुआ था, त्रिपुरा में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी बने INC के अध्यक्ष। तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ में पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया था। अब गांधी जी के सपोर्ट होने के बाद भी पट्टाभी सीतारमैया ये चुनाव हार गए थे, और फिर सुभाष चंद्र बोस दोबारा चुनाव जीत गए थे। लेकिन फिर दोनों में तकरार हो गया था महात्मा गांधी जी के बीच और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच। इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिपुरी संकट, क्योंकि ये त्रिपुरा में ये हुआ था अधिवेशन, तो इसीलिए त्रिपुरी संकट कहा जाता है इस संकट को। और फाइनली फिर सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिए महात्मा गांधी जी की नाराज़गी को देखते हुए। तो यहाँ पे सवाल वही पूछा जा रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया?
तो वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 में। अब बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है या केरला में है? तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कुछ और जो फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था कूनो नेशनल पार्क, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं वो इसी नेशनल पार्क में रखे गए हैं। और नेशनल पार्क अगर आप देखें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। अगर आप बात करें पेरियार नेशनल पार्क, ये है केरला में। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान करें। ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या सत्यशोधक समाज। तो आपको बताना है इनमें से किसका गठन किन्होंने किया है। तो सबसे पहले जो आसान है वो देख लिया कीजिए आप लोग, आर्य समाज। इसका गठन किए थे दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, और ये हुआ था 1875 मुंबई में। रामकृष्ण मिशन, इसका जो गठन हुआ था वो किए थे स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन चलाया था। अब है ब्रह्मो समाज, ये इनका गठन हुआ था राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। अब है सत्यशोधक समाज, जिसका गठन किए थे ज्योतिराव फूले जी। 12वां प्रश्न, सलाल पन बिजली परियोजना, ये जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से नदी पे स्थित है? झेलम, रावी, चेनाब या ब्यास? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चेनाब नदी पे स्थित है सलाल पन बिजली परियोजना। जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी पे है। 13वां, वसंत विषुव मतलब वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, किस डेट पे होता है? 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। वसंत विषुव इसे ही कहते हैं, वो 21 मार्च को होता है। 14वां, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये जो खेतड़ी परियोजना है इसमें क्या उत्पादन किया जाता है? जिंक, जस्ता, स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम? तो ये जो खेतड़ी परियोजना है ये एक्चुअली कॉपर के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 15वां, 100 के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? मतलब ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी? तो 100 के नोट पे एक्चुअली आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है, तो ये होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपये के नोट पे। 16वां, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आपको फेमा का फुल फॉर्म बताना है। फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, गलत है। फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये भी गलत है। फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, गलत है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का काम भी यही है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको मैनेजमेंट का ही इसका काम है। 17वां, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हमारे जो संविधान में 7th शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बेसिकली इसमें पावर्स को बांटे गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन लिस्ट कानून बनाएगा, किस पे स्टेट लिस्ट बनाएगा, किस पे कंकरेंट लिस्ट है, मतलब दोनों जिस पे बना सकते हैं। तो ये जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये कौन से लिस्ट में है आपको ये बताना है। स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या नन ऑफ दिस? तो ये एक्चुअली है स्टेट लिस्ट में। 18वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत रखी गई है? फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके, या तो फिर नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 में है पंचायती राज का व्यवस्था, जिसमें सरकार जो है जो मतलब संविधान है वो सरकार को आदेश देती है कि वो गाँव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था करे।
19वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A से है, आर्टिकल 19 से है, आर्टिकल 29 एंड 30 है, या नन ऑफ द एबव है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये एक्चुअली आर्टिकल 21A में है। तो ये शुरू से नहीं था, ये अमेंडमेंट से हुआ। 86th अमेंडमेंट, 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें शिक्षा जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए हो, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बनाया गया। ये 86वां अमेंडमेंट 2002 में बनाया गया है और ये एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया आर्टिकल 21A के तहत। 20वां, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य मतलब प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के लिए प्रस्ताव किन्होंने रखा था संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, महात्मा गांधी जी ने रखा था, BR अम्बेडकर जी ने रखा था, या BN राव जी ने रखा था? तो यहाँ पे आप महात्मा गांधी जी को तो ऐसे ही कट कर दीजिए क्योंकि ये संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। BN राव जी ये तो एडवाइज़र थे। तो अब बचे BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस ऑफ। संतरे में सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की होती है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B, या नन ऑफ दिस? तो एक्चुअली संतरे में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है विटामिन C की। और कोरोना में विटामिन C के जितने भी प्रोडक्ट्स थे सब महंगे हो गए थे, चाहे वो विटामिन C की गोलियां हो या संतरे हो, सब महंगे हो गए थे क्योंकि विटामिन C कोरोना से बचने में थोड़ा बहुत हेल्प करता था। 22वां, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 60%, 75%, 80% या 100%? तो ये जो 18 कैरेट सोना होता है इसमें खरे सोने का परसेंटेज होता है 75%। 23वां, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ऑप्शंस है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम ये भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करते हैं अपने 24वें प्रश्न के बारे में। प्रकाश वर्ष किसका मापन का इकाई है? किसको मापने में यूज़ किया जाता है? रॉकेट का, एक साल में रॉकेट कितना जाता है उसको मापने में, तो ये बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, साउंड के बारे में यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, तो लाइट के बारे में बात हो रही है। साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, ये बिल्कुल सही है। एरोप्लेन का स्पीड, ये भी गलत है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन C, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों मतलब जो कि धर्म के रूप से अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन। तो कौन से आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29, या नन ऑफ द एबव? तो एक्चुअली आर्टिकल 29 में है जो अल्पसंख्यकों के हित निहित है। बहुत तरह के इनमें उनको पावर दिए गए हैं। 26, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? अब कई बच्चे हैं जो कोस्टा रिका नाम भी नहीं सुने होंगे। कोस्टा रिका ये कहाँ पे है? तो ये एक्चुअली सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया कीजिए। जैसे बीजिंग, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो चाइना का है। दिल्ली, ये तो हमारा ही है, तो ये भी नहीं होगा। ढाका, ये भी नहीं होगा, बांग्लादेश का है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप पहुँच जाएंगे कि सैन जोस, जो कि कोस्टा रिका की कैपिटल है। 27वां, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से कितने भारत के स्टेट की बाउंड्रीज लगती है? 5, 4, 3 और 2। तो एक्चुअली नेपाल से भारत की 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। तो अगर आप देखा जाए तो कौन कौन सा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जिसकी सीमाएं नेपाल से लगती है। 28वां, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है और ये केंद्र शासित केंद्र चलाती है इसको। तो वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है आपको बतानी है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानीज या सिंहला। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन B। वहाँ पे लक्षद्वीप में एक्चुअली मलयाली भाषा जो है वो ऑफिशियल भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जब भी आपसे पूछे संविधान के अनुसार, तो संविधान के अनुसार अधिकतम संख्या है 552। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D। हालांकि जब आप देखेंगे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सिर्फ अभी होता है
543 सीटों पे, और 2 सीटें जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है। तो टोटल हो गया 545। तो अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन अगर चाहे सरकार तो 7 सीट और आगे जा सकती है, 552 सीटों तक चुनाव करा सकती है। अगर 552 सीटों से ज़्यादा चुनाव करानी होगी फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तीसरा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सितंबर 14, अक्टूबर 1, अक्टूबर 3 या नवंबर 2। तो अभी हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया था। जब मैं हाल ही में कह रहा हूँ तो इसका मतलब है ये तो अक्टूबर नवंबर, तो ये 3 ऑप्शन कट हो जाएंगे। मतलब सितंबर 14 को अभी हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया था। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो एक छोटी सी बात जान लीजिए, सार्क और बिम्स्टेक ये 2 संगठन है जिसमें इंडिया मेंबर है। तो इसमें 5 ऐसे देश हैं जो दोनों में मेंबर हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 5 देश जो है ये दोनों में मेंबर है, इसमें भी है। बिम्स्टेक और सार्क दोनों में है। लेकिन जो अंतर है, सार्क में 3 देश और जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मालदीव्स। और बिम्स्टेक में 2 देश और जुड़ जाते हैं, वो हैं म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सार्क का मेंबर इसमें से कौन नहीं है? तो नेपाल, बांग्लादेश ये दोनों तो दोनों के मेंबर हैं। रही बात अफ़गानिस्तान, तो ये सार्क के मेंबर हैं। यहाँ अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये बिम्स्टेक का नहीं है। लेकिन बिम्स्टेक का यहाँ पूछा नहीं जा रहा है, सार्क का पूछा जा रहा है। तो म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 32, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या लखनऊ में? तो ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो एक्चुअली महाराष्ट्र में है और जगह का नाम है औरंगाबाद। 33, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल है, तो यहाँ ओणम नहीं है। असम में बिहू है, केरला में ओणम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला का ये सांस्कृतिक उत्सव है ओणम। 34, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? अर्थ, मून, मार्स या मरकरी? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है मरकरी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 35वां और आखिरी क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? तो एक्चुअली सबसे पहले किसी एशियन ने जीता था तो वो 1913 में जीता था और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद 1930 में फिर जीते थे सीवी रमन जी। तो सबसे पहला थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप लोग क्वेश्चंस ज़रा भी अच्छा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए इस चैनल को। भी नया चैनल है ये, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।